हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपको आपकी कक्षा 11वीं के अंतर्गत केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में और केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने कार्बनिक रसायन के जो नामकरण थे हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने जहां तक आपको अल्कोहल के नामकरण बता दिए थे। इसके तत्पश्चात हम एल्डिहाइड के और ऐसे हम 2-3 प्रकार के नामकरण बताएंगे और इसके तत्पश्चात हमें आशा है कि आप इसको कर लेंगे आगे। ठीक है, इसके तत्पश्चात हम आते हैं एल्डिहाइड के नामकरणों पर। किसके? एल्डिहाइड के। आप सभी को पता हो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है यहाँ पर हो सकता है कैसा? CHO। तो हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था सबसे पहले एल्डिहाइड के जो नामकरण होते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपका यहाँ पे बता दें जो प्रत्यय होता है, इसका जो प्रत्यय होता है क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल होता है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर यदि R जो R होता है RCHO, इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अब सुनना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, सुनना, यदि यहाँ पर CH3 अर्थात एल्किल समूह CH3 और यहाँ पर CH जुड़ जाएगा तो सुनना यहाँ पे बनेगा क्या? CH3 को अपन लोग कहते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल कहते हैं। और यहाँ पे जुड़ गया CHO तो सुनना इसका नाम क्या होगा? मेथिल एल्डिहाइड। इसको कहते हैं मेथिल और इसको कहते हैं क्या? एल्डिहाइड। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? मेथिल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और यदि आपसे इसका IUPAC नाम पूछ लिया जाए, IUPAC नामकरण पूछ लिया जाए तो इसका क्या होगा? हमने आपको बताया इसका जो प्रत्यय होता है अल होता है, इसको अपन लोग कहते हैं मेथेन अर्थात मेथिल। और इसका हो जाएगा क्या? CHO अर्थात अल, तो इसका नाम होता है क्या? मेथेनल। इसी तरह यदि यहाँ पर C2H5 होगा और यहाँ पे CHO लिखा होगा तो आप सभी को पता ही है कहलाता है एथिल और ये कहलाता है CHO अर्थात एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होगा? एथिल एल्डिहाइड। क्या होगा? एथिल एल्डिहाइड। यदि हम आपको बता दें इसी एथिल एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड एल्डिहाइड। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एसिड एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है तो आप एसिड एल्डिहाइड का सूत्र बता सकते हैं कि एसिड एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C2H5CH होता है। इसे आप क्या ले सकते हैं? एथिल और अल, तो एथेनल। क्या हो जाएगा? तो आप इस तरीके से मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेटल और डेकेटल, आप इस तरीके से इसके क्या बना सकते हैं? नामकरण बना सकते हैं। आशा है कि आपको यहाँ पर CHO अर्थात एल्डिहाइड के आपको नामकरण बन जाएंगे। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इसके तत्पश्चात हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं COOH होते हैं। क्या होते हैं? COOH। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इसका जो प्रत्यय होता है क्या होता है? ओएक अम्ल होता है। क्या होता है? ओएक अम्ल होता है। क्या होता है? ओएक अम्ल होता है। यदि हम आपसे पूछ लें यहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए जैसे CH3 COOH तो इसका जो नाम होगा सबसे पहले हम आपको बता दें तो देखो इसको जो आपका यहाँ पे होगी साधारण नाम। क्या होगी? साधारण नाम। और यहाँ पर क्या होगी? IUPAC नाम। अब यहाँ पे सुनेंगे CH3 को अपन लोग कहते हैं मेथिल और यहाँ पर क्या हो गया जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपका जो इसका नामकरण होगा क्या? मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप इस तरीके से इसका नामकरण लिख सकते हैं। लेकिन अब जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आप सभी को पता है
इसको कहते हैं मेथेन अर्थात मेथिल कहते हैं, और इसका हमने आपको बताया है ओएक अम्ल, तो इसका जो नामकरण होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा, जल्दी से नोट कीजिए, मेथेनोइक अम्ल। इसी तरह यदि हम आपको बता दें C2H5COOH, यहां पर आप सभी को पता हो जी है एथिल, और यहां पर लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो लिखेंगे एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहां पर है एथिल और यहां पर है ओएक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो आप इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। ऐसे यदि आपसे आ जाए C3H7COOH, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप इन सभी के नामकरण कर सकते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बताया, और फिर एल्डिहाइड के बारे में बताया, इसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में बताया। आप इस तरीके से सभी क्रियात्मक समूहों के नामकरण, और अच्छी तरीके से यदि आपसे कोई पूछे मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सॉरी यदि हम आपसे पूछ ले, सुनना, हमने एक गलती कर दी आपसे, सुनना, जो सूत्र होता है, थोड़ी गलती होगी, तो यहाँ पे सुनना है, जो होता है, सुनना, HCHO जो होता है आपका मेथेनोइक अम्ल, और यदि आपसे पूछ ले CH3COOH जो होता है आपका एथेनोइक अम्ल, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया C2H5COOH, तो यहाँ पर जी क्या होता है, प्रोपेनोइक। यदि हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो कार्बन होता है ये काउंट होता है, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन से कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पर एक और दो कार्बन होगा, इसीलिए यहाँ पर एथेनोइक अम्ल हो गया, और यहाँ पर एक, दो और ये तीन कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे प्रोपेनोइक हो गया। ठीक है, हमसे जो गलती हुई थी हमने उसका सुधार कर लिया है, आप भी इसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, ना कि हम इन्हें क्रियात्मक समूह के आधार पर नामकरण करेंगे। हमें आशा है कि आप इसके नामकरण आगे कर लेंगे, और बुक्स में आपके नामकरण भी दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसके तत्पश्चात हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। अब हम क्रियात्मक समूह का योगकरण बंद करते हैं, इसके बाद हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को सीखने के पहले सबसे पहले आपको किस तरीके से, जैसे भी हम आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का जैसे नामकरण करते हैं, जैसे हम नामकरण करें लिखें कुमार, कुमारी, रमाबाई पटेल। जैसे हम लिखेंगे, जैसे कुमारी रमाबाई पटेल, तो आप सभी को यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर जी उसका क्या हो गया, आगे का नाम हो गया, जी आपका उसका जो मेन नाम है वो हो गया, और यह इसकी क्या होगी, जाति हो गई। तो इसी तरीके से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो देखो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले क्या होता है, बीच में जिस प्रकार इसका जैसे रमाबाई मेन नाम है, तो अब जैसे क्या बोलेंगे, क्या कुमारी, कुमारी नहीं, ऐसा नहीं बोले, इसका बोलेंगे क्यों रमा यार, क्यों रमाबाई। तो इसी तरीके से यदि हम आपसे पूछ लें कि देखो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका भी नामकरण इसी तरीके से होता है। जैसे इसका, जैसे हमने इसका मूल नाम जैसे रमाबाई लिखा है, यदि हम उसको बुलाएंगे तो रमाबाई के नाम से बुलाएंगे। उसी प्रकार जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें हम आपको बता दें, बीच में जो आपका होता है मूल नाम होता है या मूल शब्द होते हैं, क्या होते हैं, मूल शब्द। तो आप अच्छे से नोट कीजिए। तो जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जैसे हमने आपको भी क्या बताया, जैसे कुमारी, रमा बाई। ठीक है, आप सुनो, जैसे जो इसका जो मूल शब्द है, तो देखो इसका जो जैसे भी हम बता दें, यहाँ पर होते हैं मूल शब्द, क्या होते हैं, मूल शब्द। नामकरण के हम तरीका बता रहे हैं,
आपको हम जो बताते जा रहे हैं आप उसको नोट कीजिए, फिर हम उसको समझाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, मूल शब्द। क्या लिखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मूल शब्द। अब हम आपको बता दें इसके जो जिसे पीछे बाई लिखा है, तो इसमें आप सभी लोग लिखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न, और यहाँ पे लिखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न। और इसी तरीके से आप इस यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री अनुलग्न, और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 2 डिग्री अनुलग्न। आप इसे सबसे पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको नामकरण, आपका नामकरण इस तरीके से होता है। जो कुमारी लिखा है वो इस तरीके यहाँ पे लिखा है ना, तो ये हो गया मूल शब्द अर्थात रमा, ये आपका हो गया। और ये बाई लिखा है ना, तो ये बाई हो गया। तो जो कुमारी जे हो गया, मूल शब्द आपका जे हो गया, और आपका जे यहाँ पे ये हो गया। तो आपका जो कार्मिक यौगिकों का जो नामकरण होता है इसी तरीके से होता है। तो यदि हम आपको बता दें, अब आप कहेंगे कि जो मूल शब्द वो रमा होगा, क्या नहीं होगा। अब आप सुने, तो अब कार्मिक यौगिकों का नामकरण कैसे होगा, सुनना। तो जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो कोई भी यौगिक होता है उसमें जो कार्बन होता है, कार्बन की संख्या क्या होती है, मूल शब्द होती है, ठीक है ना। तो कार्बन की संख्या उसमें क्या हो गई, मूल शब्द हो गई। अब इसके बाद हम आपको बता दें, यदि हम आपको बता दें यहाँ पर अब 1 डिग्री और 2 डिग्री अनुलग्न एवं पूर्ण लग्न क्या होते हैं, तो सुनना है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले मूल शब्द हमने आपको कैसे बताया है, जैसे मैथ बताया है। कार्बन की संख्या यदि 1 रही तो मैथ लिखते हैं, 2 होती तो एथ लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनेट, मतलब इस तरीके से आप इसके मूल शब्द लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका क्या, पूर्व लग्न या अनुलग्न। क्या आता है, पूर्व लग्न या अनुलग्न। तो यदि हम आपको बता दें, क्या बता दें, सुनना है आपको। यदि हम आपको बता दें कि जो पूर्व लग्न होता है, क्या होता है, पूर्व लग्न, आप इस पूर्व लग्न को किस तरीके से लिखेंगे या अनुलग्न को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो हमने आपको कुछ गलत बता दिया है। तो यदि हम आपको बता दें, इस पूर्व लग्न आगे आते हैं, क्या आते हैं, पूर्व लग्न आगे आते हैं, पूर्व लग्न यहाँ पे लिख सकते हैं, पूर्व लग्न। और यहाँ पे लिखेंगे आप सभी लोग क्या, अनुलग्न। क्या लिखेंगे, अनुलग्न। अब सुनना है, यदि हम आपको बता दें कि जो अनुलग्न होते हैं 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले हमने आपको बताया है कि यदि आपका डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप लगाते हैं क्या, एन। यदि आपका डबल बॉन्ड होता है तो आप लगाते हैं इन, और यहाँ पर यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप लगाते हैं आयन। तो आपके जो अनुलग्न होते हैं यही होते हैं। कैसे होते हैं, 1 यदि 1 है तो एन, इन, आयन। तो ये आपके हो गए 1 डिग्री अनुलग्न। और यदि अब आपसे पूछ रहे 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत, तो हमने 2 डिग्री के लिए बताया क्या है, जैसे हमने आपको कैसा बताया, यदि एल्कोहल है तो हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और यदि हम आपको बता दें एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड होते हैं तो इसको अल लिखते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो ओइक अम्ल लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ऑल लिख सकते हैं, OH हो तो, यदि यहाँ पे CHO हो तो यहाँ पे अल लिख सकते हैं, और यहाँ पर यदि COOH हो तो इसे अपन लोग लिखेंगे ओइक अम्ल। तो आप इस तरीके से इसके 2 डिग्री अनुलग्न लिख सकते हैं। इसके तत्पश्चात हम आते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्नों पर। किस पर, 2 डिग्री पूर्व लग्न पर। अब इसमें क्या लिखेंगे तो यदि यहाँ पर आपके क्लोरो जुड़े हैं, अर्थात ऐसा कुछ क्लोरो जुड़ा है, फ्लोरो जुड़ा है, फ्लोरो अर्थात ऐसा कुछ जुड़ा है, और ब्रोमो जुड़ा है, ब्रोमो तो ऐसा Br,
तो आप इस तरीके से इनकी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरीके से इसके नामकरण लिख सकते हैं। और इस तरीके से यदि हम आपको बता दें नाइट्रो लिखा है, नाइट्रोसो लिखा है, आप इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हैं। इसके तत्पश्चात यदि आपका आता है सुनना कि पूर्व लग्न किस तरीके से लिखते हैं, पूर्व लग्न, तो आपको हम बता दें पूर्व लग्न के लिए कैसे 1 डिग्री पूर्व लग्न के लिए यदि हम आपको बता दें कि जैसे एल्कोहल, एल्कोहल यदि मूल श्रृंखला में यदि शामिल नहीं होता है तो उसे फिर हम आप लोग जब पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं क्या, एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं, सॉरी हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। इस तरीके के नामकरण होते हैं। 1 डिग्री पूर्व लग्न का इसमें बहुत ही कम रोल होता है, लेकिन हम आपको बता दें जैसे जो आपके 2 डिग्री अनुलग्न में लिखे हैं जैसे ऑल है, अल है, नाइट्रोस, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसके 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं, लेकिन यदि वो किसी भी कार्बन श्रृंखला से यदि हटके या अलग है तो उसको 1 डिग्री पूर्व लग्न में डाल दिया जाता है। आशा है कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद से अब हम एक एक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से और एक नियमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब आपको यह सूत्र याद होना चाहिए। सबसे पहले कैसा, डब्बा बना लीजिए। सबसे पहले डिब्बा, और यहां पे लिखेंगे क्या, 2 डिग्री पूर्व लग्न PL लिख सकते हैं प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न। फिर लिख सकते हैं मूल शब्द के लिए मान लो लिख दीजिए वर्ड रूट। क्या लिख दीजिए, वर्ड रूट, वर्ड रूट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं यार, इसके बाद आप लिखेंगे क्या, 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न, और यहाँ पे लिखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न। तो आप इस तरीके से यह सूत्र को लिख सकते हैं। इसके तत्पश्चात आप कैसे बनेंगे, अब से सुनना। सबसे पहले हम आपको एक जैसे बोल देते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। आपका मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई यौगिक है। अब आपको इसका नामकरण लिखना है, तो आप किस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले सुनना, कुछ हम आपको मतलब क्वेश्चन देते समय कुछ नियम बताएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सुनना है आपको पहले। तो आपको सबसे पहले नामकरण करने के लिए करना क्या है कि आपको ऐसी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है जिसमें कार्बन की संख्या अत्यधिक हो। तो जल्दी से नोट कीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप फिर से भी नोट कर सकते हैं 1 2 3 4। यदि आप इस यहां से यहां पर जाते हैं तो यहां पर आपको 4 कार्बन मिलते हैं। यदि आप यहां से सीधे जाते हैं तो यहां पर आपको 5 कार्बन मिलते हैं। तो आपको इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है जिसमें आपको एक विस्तृत अथवा लंबी संरचना मिले, ठीक है ना। तो आपको, हमें आशा है कि आपको इस तरीके से काउंट करने में आपको एक लंबी संरचना मिलेगी। तो आपको इस तरीके से बढ़ना है। अब सुनना है, अब आप कहेंगे कि, और सुनना है सबसे पहले आपको जैसे श्रृंखला आपको मिल गई, जैसे हम आपको बता दें 1 इसको लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे। अब आप कहेंगे इसका देखो नामकरण इस तरीके से भी हो सकता है, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इस श्रृंखला को फॉलो करें कि इस श्रृंखला को फॉलो करें। तो आपको उस श्रृंखला को फॉलो करना है जिसमें आपको
जो आपका पूर्व लग्न है अर्थात जो प्रतिस्थापी समूह है वो आपको कहाँ पे पड़े, पास में पड़े। तो आपको पता है कि हम चाहे हम इस तरीके से कर लें और चाहे इस तरीके से पढ़ लें, हमें प्रतिस्थापी समूह 3 ही पे प्राप्त होता है। तो हम इसी तरीके से किसी भी तरीके से इसका नामकरण या कह सकते नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को देखना है, यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रतिस्थापी क्या कहलाता है, जो आपकी कार्बन की श्रृंखला में सम्मिलित ना हो। जो कार्बन की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं होते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल है। और यदि हम आपको बता दें मेथिल आपका किस कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है। किस कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है। अब 3 कार्बन से जुड़ा है तो अब आपका क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। 3 कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। और इसके बाद 3 मेथिल लिख दिया आपने। अब आपको देखना है यहाँ पर कार्बन की संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो 4 5 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना क्या, पेंट। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या ले सकते हैं, पेंटेन ले सकते हैं। आशा है कि आपको यह नामकरण समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। इसके तत्पश्चात हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैसे CH3 CH2 और CH, यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ गया, और यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे CH ना लेकर यहाँ पर भी क्लोरीन ले सकते हैं, और यहाँ पर आप ले सकते हैं क्या, CH2 और CH3। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आप नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको सबसे पहले। अब आप यहाँ पे नोट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या, कि यहाँ पर सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन बनेगी। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां से भी नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां पे देखेंगे कि जब हम यहां से इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें प्रतिस्थापी 3 पर मिलता है, लेकिन हमें प्रतिस्थापी कितना मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन यदि हम इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें 3 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी मिलते हैं। तो इसका अर्थ होगा हम इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो हमारी यह नंबरिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसको हम मिटा सकते हैं। ऐसा आशा ही समझ में आया होगा। इसके बाद अब नंबरिंग कर ली, अब हम आपको देखना है कि प्रतिस्थापी कौन कौन जुड़े हैं। तो देखना यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है और मेथिल जुड़ा है। अब आप कहेंगे क्लोरीन लिखेंगे पहले कि मेथिल लिखेंगे, तो आपको पता हो कि अल्फाबेटिक में सबसे पहले क्या आता है, क्लोरीन, क्या आता है, C आता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरीन। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन कितने पे जुड़ा है, 3 और 4 पर, तो लिखेंगे 3 और 4। आप कितने क्लोरीन हो गए, 1 और 2, तो इसको लिखेंगे 1 और 4, 1 3 और 4 डाई, क्या लिखेंगे। यदि सिंगल होता तो उसको मोनो लिखते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर 2 दिए हैं तो इस पर हम क्या लिखेंगे, 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे डाई। अब आगे लिखते रहे तो इसको लिखेंगे क्या, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और यहाँ पर इसको लगाएंगे कोमा, और यहाँ पे लिखेंगे 3, और 3 में आपका जुड़ा है क्या, मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल। और यदि आपको पता हो कि यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को लिखते हैं अपन लोग हेक्स, और यहाँ पर आप सभी को पता है प्रत्येक में सिंगल बॉन्ड है, तो अपन लोग लिखेंगे हेक्सेन। आशा है कि आपको यह भी नामकरण समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके तत्पश्चात हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके तत्पश्चात फिर हम अगले वीडियो में
आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन हम रिवाइज करवा देंगे और आपका जस्ट ही 1 या 2 वीडियो में आपकी इस चैप्टर को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें और मतलब फिर आप लिख लीजिए करें। इसके तत्पश्चात हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को पता होगा, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH में हम ले लेते हैं ब्रोमीन, फिर लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिखते हैं क्या CH2 CH, यहाँ पर भी ब्रोमीन ले सकते हैं, यहाँ पे ले लो मेथिल CH3 मेथिल ना लेकर यहाँ पर अपन लोग एथिल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे ले लो CH3। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है और कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन उस जगह से करना है जहां पर हमको प्रतिस्थापी समूह कम से कम और अधिक से अधिक प्राप्त हो। देखो 1 2 यहाँ से करेंगे तो एक ही प्रतिस्थापी, लेकिन यहाँ पे करेंगे 2 प्रतिस्थापी, तो इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे 1 और 2, लेकिन अब आपकी गलत हो सकती है, सुनना कैसे। यहाँ पर लिखा है C2H5, इसका अर्थ पता है क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा CH2 और CH3, अर्थात यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्या है, जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, C2H5 को लिखेंगे CH2 CH3, तो जल्दी से देखना है आपको कैसा बनेगा। तो यहाँ से 1 2 3, अर्थात यहाँ पर 3 पर क्या है, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर जुड़े हैं, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको देखना है, सुनना, यहाँ पर आपके 2 से जुड़ा है ब्रोमीन और यहाँ पे 3 नंबर पर आपकी डबल बॉन्ड है। देखना 2 पे ब्रोमीन और 6 पर ब्रोमीन है, तो लिखेंगे आप लोग क्या, 2 and 6 डाई ब्रोमीन, क्या लिखेंगे 2 and 6 डाई ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं ब्रोमो, इतना लिखेंगे। इसके बाद 6 पे जुड़ा है आपका मेथिल, ब्रोमीन आप ऊपर जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपका 6 पे जुड़ा है क्या, मेथिल, और यहाँ पर आपकी कुल बॉन्ड रूट कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्ट। और यहाँ पर 3 वाले नंबर पर क्या है, आपकी 3 वाले नंबर पर आपका है डबल बॉन्ड, तो ऑक्ट 3 लिखेंगे। आशा है कि आपको यह नामांकन समझ में आया है। इसके तत्पश्चात हम आपको कल की वीडियो में, अर्थात अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे की वीडियो में हम आपको इसके आगे का अच्छे से और मतलब 2 या 3 वीडियो में अच्छे से इसका रिवीजन करवा देंगे और आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके तत्पश्चात फिर हम अपने आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। तो इसके बाद हम बंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, ठीक है ना, और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।